दुनिया में हर बेहतरीन चीज की कॉपी मौजूद है, चाहे वो हमारा फेवरेट सुपर हीरो क्यों ना हो या फिर उसकी कोई मूवी या कोई टीवी शो। मगर ये भी सच है कि जिस नकल के लिए अकल का इस्तेमाल किया जाता है, कभी कभार लोग उसका भी इस्तेमाल नहीं करते और हमें कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब नमूने देखने के लिए मिलते हैं जिन्हें दोबारा देखने की हिम्मत भी नहीं होती। और आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही टॉप 10 वर्स्ट सुपर हीरो मूवीज के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इसी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है रोनी और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, थंडरस्टॉर्म। मैं जानता हूं कि आप सभी लोगों का यहाँ पर यही कहना होगा कि मार्वल के थॉर का यहाँ पर नाम कैसे यूज कर लिया। यहाँ पर क्या मार्वल वालों को बिल्कुल भी पता नहीं चला? सचिन क्या है? सचिन में लप्पू सा सचिन है। ये मीम इसलिए लगाया क्योंकि ये अभी ट्रेंड में चल रहा है बस। वेल यहाँ पर मार्वल के अंडर आने वाले एसगार्ड के सारे कैरेक्टर रियल में इंस्पिरेशन लिए गए हैं नॉर्स माइथोलॉजी और उनकी हिस्ट्री से, जिसके कारण ऑफ कोर्स नाम तो कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि वो मार्वल के लेवल का ही होगा। और यही चीज हमें देखने को मिला थंडरस्टॉर्म द रिटर्न ऑफ थॉर से, जो थॉर की पहली मूवी के आसपास ही रिलीज हुई थी, लेकिन ये उस मूवी के आसपास भी नहीं रही। जी हाँ, यहाँ पर लिटरली थॉर का एक मैकेनिकल सूट तैयार किया गया था जो कि बेसिकली कॉम्बिनेशन लगता है 90s के निप्पल वाले बैटमैन कॉस्ट्यूम और आयरन मैन के हेलमेट का। और ये बेसिकली कहानी थी ग्रैंड फेरल की, जो कि ग्रेट डिसेंडेंट होता है नॉर्स माइथोलॉजी के थॉर का। इसमें सिर्फ इतना है कि थॉर का हथौड़ा उठाने के लिए सूट की जरूरत पड़ती है। और अगर बात करें इसके विजुअल इफेक्ट्स की, तो कम से कम इंडियन विजुअल इफेक्ट्स के मामले में ये थोड़े अच्छे ही हैं। इमोशनल लेकिन इतना भी है कि ये मार्वल का भी मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अगर आपका मन कर रहा है इसको देखने का, तो आपको बता दूं कि इनको रोटन टोमेटोज पर 11% की रेटिंग मिली है और IMDb पर इनको 1.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 2, इटालियन स्पाइडरमैन। अब भले ही इस स्पाइडरमैन की हेरिटेज को भले ही इटालियन क्लेम किया जा रहा हो, लेकिन सच तो ये है कि इस करेक्टर के थ्रू ऑस्ट्रेलियंस ने एक पैरोडी बनाया है इटालियंस के 60 और 70s के एक्शन मूवीज का, जो कि बेसिकली बड़े बड़े बाल और काले आई मास्क और काले पैंट और लाल टी शर्ट को पहनकर जुर्म से निपटने के लिए निकलता है। और भाई साहब क्या जुर्म से लड़ता है ये! गोली बंदूक से तो इसका पुराना याराना है ही, और साथ ही साथ धोने के मामले में ये औरत और मर्द कोई भी जेंडर नहीं देखता। Italian Spider-Man tratta bene la mia Jessica. Sì, professore. लेकिन मजाक से हटकर अगर बात करें, इस वर्जन को भी स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में फीचर करने का सोचा गया था, बट अनफॉर्चुनेटली ये कैरेक्टर हमें मूवीज के अंदर नहीं दिख पाया। कुछ भी मुझे लगता है कि सोनी वाले इस बात को कंफर्म करना चाहते होंगे कि स्पाइडरमैन के ओवरऑल मल्टीवर्स का हिस्सा कहीं न कहीं ये कैरेक्टर भी है। नंबर 3, डेव एडम। मार्वल्स के कई सारे लेट 70s और 80s के एडेप्टेशंस को आपने देखा ही होगा, जो कि अपने आप में ही मार्वल की ही पैरोडी रखते हैं। बट उस जमाने के आसपास ही इनका भी एक पैरोडी आया था द 3 डेव एडम के नाम से, जो कि बेसिकली 70s के जमाने में एक टर्किश मूवी थी, जिसके अंदर इनका एक अपना ही वर्जन स्पाइडरमैन का था, कैप्टन अमेरिका का भी था, और इनका एक अपना ही कैरेक्टर जो कि इन्होंने खुद क्रिएट किया था, एल्फांतो था। बस फर्क ये है कि इस मूवी में स्पाइडरमैन एक्चुअली एक विलन है जिसे कैप्टन अमेरिका और एल्फांतो मिलकर रोकते हैं। कैप्टन अमेरिका के पास अपनी तो कोई शील्ड है नहीं, लेकिन वो खुद को डुप्लीकेट और रेजरेक्ट कर सकता है, और टाइम बचने पर वो पुलिसमैन भी बन जाता है। और जैसा कि एल्फांतो एक रेसलर है तो वो बहुत ही पावरफुल है, और वहीं पर स्पाइडरमैन उसके पास कोई खास पावर तो नहीं है, वो बस वेपन्स के सहारे ही इन दोनों से लड़ता है। तो अगर आपको भी आपके फेवरेट सुपर हीरोज का एक गिल्टी प्लेजर यानी कि बहुत ही भद्दा चरम सुख लेना है, तो आप इन मूवीज को देख सकते हैं। तो आपको इस मूवी के पीछे के 1 घंटे और 21 मिनट खराब करने होंगे। चल बस। नंबर 4, द वुमन बैट। वेदर यू लव हिम और हेट हिम। मगर 60s के बैटमैन की भी अपनी एक फॉलोइंग है, जिसकी वजह से इसका भी एक आइकॉनिक कॉपी है, लेकिन थोड़ा अजीब सा। देखिए, ला मुहर मर्सियालागो बेसिकली स्पेनिश ट्रांसलेशन है द वुमन बैट का। जी हाँ, यहाँ पर सिर्फ वर्ड से आगे पीछे नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा जेंडर ही चेंज कर दिया। और यहाँ पर यही नहीं, इसका कोई भी लेना देना DC के यूनिवर्स से नहीं है, बल्कि यहाँ पर डायरेक्टर रेने कार्डोना ने
एक अलग ही प्रकार की फनी मैक्सिकन रेसलर्स वाली कहानी बनाई है, जिसमें मुहैर मर्सियालागो यानी वुमन बैट किडनैप हुए बहुत सारे रेसलर्स की इन्वेस्टिगेशन करती है। फिर पता चलता है कि एक सनकी साइंटिस्ट इनके डीएनए को इस्तेमाल करके एक बड़े से फिश मॉन्स्टर को बनाना चाहता है। अब यहाँ पर हमारी मुहैर मर्सियालागो डीसी के बैटमैन जैसे ही अपने गैजेट्स, अपनी अल्टर ईगो और अपनी स्किल से लड़ती है। हाँ, मुझे मालूम है कि इस मूवी की कहानी चाहे जितनी भी रद्द हो, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसे सर्च जरूर करेंगे। नंबर 5, मेटल मैन। इंटरनेशनल पॉप कल्चर और फैंडम के अंदर मार्वल के आयरन मैन ने कितना बड़ा इम्पैक्ट डाला है, इसका कोई भी हिसाब नहीं है। और तो और इस मूवी के सक्सेस से पूरी मूवी इंडस्ट्री ने काफी इंस्पिरेशन लिया होगा, मगर कुछ लोगों ने तो इसको सीधा सीधा ही छाप दिया। अगर सही बताऊं तो आप बहुत ही ज्यादा लकी हैं अगर आपने मेटल मैन के बारे में ना सुना होगा। वेल, इस मूवी की कहानी बहुत ही सिंपल सी है। काइफिर नाम एक लड़के को मेटल का सूट मिल जाता है, जिससे वो अपने परिवार की मौत का बदला लेता है। और शायद यही स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी सेंस भी बनाती है, क्योंकि इसके अलावा विजुअल इफेक्ट्स, एक्टिंग, प्रोडक्शन क्वालिटी और यहाँ तक कि सूट भी थर्ड क्वालिटी का है। मेरे कहने का मतलब है कि इससे अच्छा सूट तो आयरन मैन का कॉस्प्ले करने वाले भी बना लेते हैं। रोटन टोमेटोज पर इस मूवी का ऑडियंस ने 26% का स्कोर किया था, और वहीं पर IMDb की बात करें तो वहाँ पर अभी इसकी रेटिंग 1.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग है। इसके बावजूद भी आपको अगर इस मूवी को देखने का बहुत ही ज्यादा मन कर रहा है तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा। नंबर 6, द अमेजिंग बल्क। द इनक्रेडिबल हल्क के हमें 2 इटरेशन मूवीज देखने को मिली थी। वो आपकी मर्जी जो भी आपका फेवरेट हो, लेकिन अगर इसकी कॉपी की बात करें यानी कि द अमेजिंग बल्क, वो आपका फेवरेट कभी भी नहीं बन पाएगा। जी हाँ, इस मूवी का नाम ही द अमेजिंग बल्क है, और वो भी पर्पल कलर का। वैसे अगर सच बताऊं तो इस मूवी को फीमेल स्पाइडरमैन पैरोडी के रूप में डेवलप किया जा रहा था, लेकिन करते करते कहानी यहाँ तक पहुँच गई। यहाँ पर हेनरी हावर्ड नाम का एक यंग साइंटिस्ट जो कि मिलिट्री के लिए काम करता है और ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन सीरम तैयार करता है जो कि उसे बल्क में चेंज कर देता है। जी हाँ, मैंने हल्क नहीं बल्क बोला, बल्क, लेकिन फर्क आपको देखकर ही पता चलेगा। जहाँ पर इसके बकवास सीजी इफेक्ट्स और ग्रीन स्क्रीन और स्टॉक फुटेज और उसका इस्तेमाल देखकर आपका माथा घूम सकता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। इसीलिए मैं आपका समय बचाता हूँ और अगली मूवी के बारे में बात करता हूँ। नंबर 7, राइज ऑफ द ब्लैक बैट। पहली बार राइज ऑफ द ब्लैक बैट सुनकर आपको ऐसा लग सकता है कि शायद यहाँ पर बैटमैन को पूरी तरह से रिप ऑफ किया जा रहा है और शायद यहाँ पर डार्क नाइट क्लूची का कोई इंस्पिरेशन लिया गया होगा, लेकिन इस मूवी के क्रिएटर्स कुछ ज्यादा ही चालू निकले। उन्होंने इस सुपर हीरो के एस्थेटिक को डीसी के बैटमैन से कॉपी तो किया ही, साथ इस कैरेक्टर की एबिलिटीज के लिए मार्वल्स की डेयरडेविल से भी कॉपी किया है, जहाँ पर ये कैरेक्टर लिटरली एक बैट की तरह ही काम करता है और एकोलोकेशन का यूज करता है। बस थोड़ी सी घटिया एक्टिंग, घटिया प्लॉट पॉइंट और स्टोरी और घटिया एक्शन और विजुअल इफेक्ट्स के साथ ये मूवी आपका टाइम वेस्ट करने पूरी तरह से कैपेबल है। नंबर 8, कैप्टन बैटल। हमने थॉर की बात की, हमने हल्क की बात की, हमने स्पाइडरमैन की बात की, तो चलिए बात करते हैं कैप्टन अमेरिका के बारे में। नो 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 नो, वही। या फिर मुझे कहना चाहिए कैप्टन बैटल लेगेसी वॉर के बारे में। जी हाँ, ये 2011 की कैप्टन अमेरिका मूवी का एक पूरी तरह से रिप ऑफ ही है, लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि जैसे कि फर्स्ट एवेंजर कैप्टन अमेरिका की मूवी को 90s 40s के जमाने में दिखाया गया था, इस मूवी को एक्चुअली मॉडर्न डे के अंदर दिखाया गया है, जहाँ पर सैम बैटल नाम का एक सिपाही गल्फ वॉर में इंजर हो जाता है, लेकिन उसमें एक ऐसा सीरम इंजेक्ट किया जाता है जो कि उसे सुपर पावर एबिलिटीज दे देता है और अपने दादा की तरह ही वो एक वॉर हीरो कैप्टन बैटल बनता है। फाइनली इस मूवी में आगे जाकर पता चलता है कि एक नियो नाजी ग्रुप राइज कर रहा है और कई सारे पुराने नाजी उसे रीग्रुप कर रहे हैं। अब यहाँ पर तो आप समझ गए होंगे कि ये मूवी पूरी तरह से इमिटेट की गई है पहली कैप्टन अमेरिका मूवी से, लेकिन सच बात तो ये है कि इसका पहला सोर्स मटेरियल भी पहली कैप्टन अमेरिका कॉमिक बुक से इंस्पायर किया जा रहा है और टेक्निकली ये एक सोर्स मटेरियल पर ही बेस की गई है, जो कि एक्चुअली कैप्टन अमेरिका की कॉमिक्स की कॉपी है। नंबर 9, सिनिस्टर स्क्वाड। डीसी के 2016 की सुसाइड स्क्वाड के बहुत ज्यादा लोग फैंस नहीं हैं, लेकिन इस मूवी के कॉपी अडेप्टेशन सिनिस्टर स्क्वाड को देखकर आपके लिए उस मूवी के लिए बहुत ज्यादा इज्जत बढ़ जाएगी, जहां पर इस कॉपी मूवी के अंदर इस बात का तो ध्यान रखा ही गया है कि उन्हें किसी भी प्रकार का कॉपीराइट ना मिले, जिसके कारण उन्होंने पब्लिक डोमेन में मौजूद कई सारे कैरेक्टर्स का यूज किया है जिनमें ज्यादातर फेरी टेल्स और घोस्ट आते हैं, लेकिन उनका एक्सिक्यूशन डीसी की मूवी के बिल्कुल भी बराबर नहीं है, जहां पर ओवरऑल परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस और टीवी से भी ज्यादा घटिया क्वालिटी इस मूवी के कैरेक्टर्स को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर पाती, जहां पर इस मूवी को इंटेंशनली सुसाइड स्क्वाड की कॉपी के रूप में ही दिखाया गया है, जिसके कारण ये मूवी और भी ज्यादा खराब लगती है। नंबर 10 अवेंजर्स ग्रिम। खैर फेरी टेल्स के कैरेक्टर को सुपर हीरो के रूप में ढालने का कॉन्सेप्ट सिनिस्टर स्क्वाड का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि इसे भी 2015 के अवेंजर्स ग्रिम से ढांपा गया है, जिसे खुद ढांपा गया है 2012 में आई अवेंजर्स मूवी से। वेल यहाँ भी सेम वही कॉन्सेप्ट और सेम स्टूडियो है जिसने इस सिनिस्टर स्क्वाड मूवी को बनाया था। बस थोड़ा सैड यहाँ पर ये है कि यहाँ पर लुई फेरेंगो को कास्ट किया गया था, जो कि सबसे पहले ऑन स्क्रीन हल्क तो थे ही, साथ ही साथ उन्होंने थॉर रैग्नारॉक से पहले मार्वल सिनेमैटिक्स के अंदर हल्क को अपनी आवाज दी थी। तो गाइस उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी, तो प्लीज सपोर्ट करें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।